क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या था, 29 क्या था है ना, 30 पॉइंट नंबर, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखो जी, जैसे सर हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर होता है जी 5 सब्जेक्ट है, इसकी क्लासेस लगवा लेते हैं, जनरली उसकी सेल्फ स्टडी साथ साथ चलती रहती है कि हाँ सर ट्यूशन में भी जाएंगे, वो पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे, घर पे रिवाइज करेंगे, टेस्ट होगा तो उसके टेस्ट की तैयारी करेंगे, इस बहाने प्रिपरेशन हो जाती है। अदरवाइज आप सबका माइंड इतना कैपेबल है कि आप हर सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन नेचर थोड़ी लेजीनेस होती है कि जब तक कोई कहता नहीं तो करते नहीं। इसी तरीके से एंट्रीज होती हैं, जो अकाउंटेंट है जब वो रेंट पे करा तो ये अकाउंटेंट को बताया जाएगा तो वो हिंट इसको रिकॉर्डिंग करेगा तभी, ऐसे नहीं कि वो रेंट पे कर दिया जी 10 दिन बाद रिकॉर्ड कर लिया, वरना काम पेंडिंग हो जाएगा। लेकिन कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जिसके लिए कोई बोलता नहीं है, जो ट्रांजैक्शन जो लेन देन होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अकाउंटेंट को रिकॉर्ड करना होता है। तो वो चीजें क्योंकि कोई बताता नहीं है तो सबसे एंड में याद आता है, सबसे एंड में करते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन, 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी सर, 10 साल चलेगी लगभग, तो 1 लाख रुपए की हर साल घिस रहेगी। अब ये कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो किसी को पे किया जा रहा, ठीक, इसके लिए बॉस बोलेगा मशीन घिस गई इसको लिख लो, ऐसे नहीं बोलेगा बॉस, समझ आ रही है बात? ये हमें खुद ही रिकॉर्ड करना है अपने आप। मार्च में सैलरी दी नहीं, मार्च की सैलरी देनी थी, सैलरी देनी हमको पता लग जाएगा, रिसीट वगैरह होती है उसकी तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। सैलरी दी नहीं अभी तक तो बॉस ये आगे नहीं बोलेगा सैलरी नहीं दी, तो मैं बिजनेस के अंदर बैठा हूँ अकाउंटेंट, तो मुझे खुद ही चेक करना है कि क्या हुआ क्या नहीं। तो ऐसी एंट्रीज जो लेन देन हो नहीं रहा एक्चुअल में, वो ट्रांजैक्शन जनरली अकाउंटेंट भूल जाता है और फिर जब एट द एंड जब फाइनल अकाउंट्स बना रहा होता है तब उसको एडजस्ट करता है। 31 मार्च को ईयर एंड होता है जी हमारे अकाउंट्स का, लेकिन जो अकाउंट्स बनते हैं वो एक दिन में नहीं बन पाते, उसके लिए काफी लंबा टाइम मिलता है। जैसे कंपनीज के केस में कहूँ तो 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, मतलब कंपनीज को कंपनी के अकाउंटेंट को 6 महीने का टाइम मिलता है फाइनल अकाउंट्स रेडी कर दो। समझ आ रही है बात? ऐसे प्रोप्राइटरशिप वाले केस में जुलाई तक का टाइम होता है, 31 जुलाई तक का 4 महीने का टाइम दिया जाता है फाइनल अकाउंट बनाने। तो मान लीजिए मई का मंथ चल रहा है या जून का मंथ चल रहा है और मैं मार्च के अकाउंट्स फाइनलाइज कर रहा हूँ, अब ध्यान आया कि डेप्रिसिएशन लिखना भूल गया, सैलरी है गई वो लिखना भूल गया, तो वो अब लिखूंगा मैं, अब उसको फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करूंगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है 30 क्वेश्चन नंबर में कि जो ट्रांजैक्शन एंट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एंट्री, डिडक्शन एंट्री, इनको कौन सी एंट्रीज कहा जाता है? इनको एडजस्टमेंट एंट्रीज कहा जाता है, जो कि ये साल के एंड में एडजस्ट की जाती है अकाउंट्स। ठीक है, 31 पर आ गए जी। The assets which are earlier revalued upward, चलिए समझते हैं क्या है। तो बिल्डिंग परचेज की 10 लाख थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10 लाख, बिल्डिंग एसेट इंक्रीज डेबिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। ये सर हमने खरीदी जुलाई में, जब अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, इसी डेट पर होगा अकाउंटिंग ईयर एंड, चेक करो। ये दोनों सेम ईयर है कि डिफरेंट ईयर है? सेम ईयर है ना? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, ये पूरा एक ही ईयर है। कैलेंडर ईयर डिफरेंट है बट अकाउंटिंग ईयर सेम। तो इस ईयर में जब मैं अपने फाइनल अकाउंट बना रहा हूं तो मैंने देखा कि मार्केट में बिल्डिंग की वैल्यू 15 लाख हो गई या फिर 20 लाख हो गई। चैप्टर 3 में कॉस्ट कॉन्सेप्ट में सिखाया है हमें कि हमें सारी एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना होता है। चैप्टर 3 जिसने नहीं करा पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, हर एक फिक्स्ड एसेट को कॉस्ट पे शो करना होता है, मार्केट वैल्यू पर नहीं। लेकिन जो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप होती है वहां इतने रिजिड रूल नहीं लगाए जाते, इतने स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। रीजन क्या होता है? क्योंकि अकाउंट देखने की सुना है उसको, एक प्रोप्राइटर, मान लीजिए मैं प्रोप्राइटर, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, प्रोप्राइटरशिप है, मेरे फाइनल अकाउंट बनने के बाद कितने लोग देखेंगे उसको? मैं देखूंगा बस। ठीक, उसको इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट क्यों बनाया जाए, इतना स्ट्रिक्ट रूल क्यों बनाया जाए? एक रीजन। सेकंड रीजन, सर एक प्रोप्राइटर इतना क्वालिफाइड अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकता।
इसको परफेक्टली नॉलेज हो हर चीज की। इस रीजन से भी उस पर इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं। ठीक, तो सर मैं प्रोप्राइटरशिप चला रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी जो बिल्डिंग है इसको मार्केट वैल्यू पर 15 लाख रुपए पर दिखाऊं। मुझे बिल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी, देखो 15 लाख की मार्केट वैल्यू होगी लेकिन मैं 5 लाख रुपए लिख रहा हूँ, सही है गलत है? सही है। देखो कैसे 10 लाख में ऑलरेडी डेबिट कर चुका हूँ उसको, 5 लाख से और डेबिट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी बिल्डिंग 15 लाख की हो जाएगी। चैप्टर 9 में सीखेंगे हम लेजर में कि जो भी हम एंट्रीज करते रहते हैं उसका सारा इम्पैक्ट इकट्ठे जाके लेजर पे पड़ता है। बिल्डिंग ऑलरेडी 10 लाख का डेबिट बैलेंस है, 5 लाख से और डेबिट करूंगा, टोटल डेबिट ही 15 लाख से हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में डेबिट नहीं कर सकते 15 नहीं उस टाइम तो मैंने परचेज किया था, उस टाइम तो 10 लाख की वैल्यू थी ना, उस टाइम तो 10 लाख की वैल्यू जो खरीदा था। 31 मार्च जब आया अकाउंटिंग ईयर एंड आया तब हमने देखा मार्केट में वैल्यू 15 लाख, समझ आ रही है बात? अच्छा, लेकिन सर जो 5 लाख से वैल्यू बढ़ गई है तो प्रॉफिट हो गया। 10 लाख की वैल्यू 15 लाख हो गई मार्केट में, बिल्डिंग 5 लाख की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन इस प्रॉफिट को ना अभी बोलना सही नहीं है, वजह क्योंकि अभी तक हमने एसेट बेची नहीं। ये तो बुकिश प्रॉफिट है, कागजी प्रॉफिट है बस। भाई आपने कोई 10 लाख का घर खरीदा और मार्केट में उसकी वैल्यू 15 लाख हो गई तो उसको प्रॉफिट तब मानो जब बेच दो 15 लाख में, कोई होता बेचते टाइम ना भी क्या 15 में। ठीक है, इसको हम प्रॉफिट ना मान करके फिलहाल हम इसको एक सेपरेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, ये क्या चीज है सर? रीवैल्यूएशन वर्ड जब भी एसेट को दोबारा से वैल्यू किया जाएगा, रीवैल्यू दोबारा से वैल्यू किया जाएगा तब रीवैल्यूएशन अकाउंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। रिजर्व्स किसको कहते हैं सर? जो भी हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। क्या बोला मैंने? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। व्हाट इज रियलाइज्ड प्रॉफिट? जो प्रॉफिट रियलाइज हो गया, 10 लाख की बिल्डिंग मैंने 15 लाख में बेच दी, मेरे हाथ में 15 लाख रुपए आ गए, इस 15 लाख में से 5 लाख मेरा प्रॉफिट है, दिस इज रियलाइज्ड प्रॉफिट, रियलाइज हो गया। लेकिन मैंने अभी तक प्रॉपर्टी बेची नहीं है, लेकिन मैं इस प्रॉफिट को 5 लाख को मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं, बिल्डिंग को 15 लाख में दिखाना चाहता हूं, तो इस 5 लाख के प्रॉफिट को मैं बोलूंगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। सही समझ पा रहे हो? ऐसे प्रॉफिट को हम रिजर्व अकाउंट के अंदर डालते हैं जी। ये हुआ रिकॉर्ड 5 लाख से। तब समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर आया सर 31 मार्च 2023, मार्केट में इसकी 1 लाख रुपए वैल्यू और बढ़ी, 16 लाख रुपए का हो गया। अगेन सेम एंट्री, बिल्डिंग डेबिट 1 लाख, पूरी वैल्यूएशन रिजर्व 1 लाख, 10 लाख से डेबिट ऑलरेडी थी, जैसे मैंने 5 लाख से डेबिट करा बिल्डिंग 15 लाख की हो गई, जैसे मैंने 1 लाख से और डेबिट करा बिल्डिंग 16 लाख की हो गई। सही, फिर कंटिन्यू करते हैं। 31 मार्च 2024, अब सर बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए रह गई, 4 लाख रुपए डाउन हो गई, अभी 16 लाख की थी। सही है, अब बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई है, अब मैं बिल्डिंग को डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? क्रेडिट। बिल्डिंग एसेट इंक्रीज तो डेबिट और डिक्रीज तो क्रेडिट। मैंने बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट करा 4 लाख, तो जिस अकाउंट में मैं इस प्रॉफिट को डाल रहा था रिवैल्यूएशन रिजर्व, उसी अकाउंट से इस प्रॉफिट को लूंगा। समझ रहे हो? सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात आपने बताई कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो ये एंट्री, और घट रही तो इसी की रिवर्स होगी। ठीक है ना? रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। अच्छा मुझे बताइए इतनी एंट्री के बाद बिल्डिंग का बैलेंस कितना रह गया? 12 लाख। दूसरा क्वेश्चन, इतनी एंट्रीज के बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस कितना रह गया? 2 लाख। चेक करो, 5 लाख से यहां क्रेडिट किया, 1 लाख से यहां क्रेडिट किया, टोटल 6 लाख हो गया, टोटल 6 लाख हो गया। 6 में से 4 इधर कम हो गए, 2 ही तो बचा। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अब पढ़ते जाइएगा क्वेश्चन नंबर 31। The assets which have earlier revalued upward,
मतलब ऐसे एसेट की बात कर रहे हैं जो पहले अपवर्ड वैल्यू बढ़ी, ऐसे रीवैल्यू हो चुका है, ठीक। एंड नाउ रीवैल्यूड डाउनवर्ड, अब उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, अब उसकी वैल्यू कम हो रही है। टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर अपवर्ड रिवैल्यूएशन, मतलब जितना अपवर्ड हुआ था उसी के एक्सटेंट, उससे ऊपर नहीं। जैसे मेरे एग्जांपल में 6 लाख अपवर्ड हुआ था, तो जो डाउनवर्ड है वो 6 लाख तक ही है, उससे ऊपर का नहीं। शुड बी, तो क्या डेबिट या क्या क्रेडिट होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है जी डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन विदाउट। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है बात? छोटी मोटी नोटिंग करेंगे जी आप लोग। सर अब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट नोटिंग करें फटाफट से। हां जी, जब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं हो रहा है ना, मैं बताया प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप वालों पे इतनी रिजिडिटी नहीं है। सर इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर क्या है? देखिए चैप्टर 6 में डिस्कस हुआ था, इसमें नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे चैप्टर 6 जब करेंगे। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, 3 टाइप के नेचर होते हैं। जिन्होंने थोड़ा बहुत चैप्टर 6 पढ़ रखा है उनको पता है कि सर 5 टाइप के होते हैं अकाउंट्स, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, है ना। दिस इज आल्सो अ क्लासिफिकेशन जो 5 टाइप की है, उसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहते हैं। उससे पहले जो क्लासिफिकेशन होती थी वो इस टाइप से होती थी, ये अकाउंट 5 नहीं 3 टाइप के होते हैं। दिस इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, मतलब मॉडर्न से पहले ये चीज थी। हमारे कोर्स में दोनों है, ट्रेडिशनल भी मॉडर्न भी है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल वर्ड बता रहा है जो पर्सन से रिलेटेड है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, डेटर, क्रेडिटर, प्रोप्राइटर, ये सब पर्सनल में आएंगे। रियल, जो चीज रियल में दिखे, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। नॉमिनल व्हिच इज नॉट रियल, जैसे एक्सपेंस हम देख नहीं सकते, रेवेन्यू देख नहीं सकते, तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इसके अंदर आते हैं। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू किसके अंदर आते हैं ना। तो क्वेश्चन इसके सर ये रिवैल्यूएशन रिजर्व कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है। रीजन क्या है सर कि जितना भी प्रॉफिट होता है ना वो हम अकाउंटेंट को रिकॉर्ड करना होता है एज अ लायबिलिटी। क्यों? वो प्रॉफिट हमें ओनर को देना। अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा है हमने, इसमें नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे। जो भी प्रॉफिट है वो ओनर का होता है, उसमें प्लस किया जाता है कैपिटल में। जो लॉस है वो ओनर का होता है, कैपिटल से माइनस किया जाता है। तो ये भी प्रॉफिट है जो हमने ओनर को देना, आज नहीं तो कल हम पे कर रहा है। सर जैसे अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है तो आप भी बनना चाहे ऐसे अकाउंट? हाँ बिल्कुल। तो सीए फर्म है, 2 जगह से पार्टनरशिप है। एक सीए को 30 कंपनी ऑडिट करने की लिमिट होती है, 27-28 के आसपास में ऑडिट करता हूँ वहाँ से। सर मतलब हाँ जी सर ऑडिट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग। जब एक कंपनी अपने अकाउंट बना लेती है तो उसने सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ये क्रॉस चेक कराने के लिए गवर्नमेंट का रूल है कि एक और सीए के पास जाओ, उससे अपने अकाउंट्स चेक करवाओ, वो सारे अकाउंट्स चेक करेगा, अपनी स्टैंप लगाएगा, अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, तब मानेंगे कि आपके अकाउंट्स सही। अकाउंट्स गड़बड़ हुए तो सीए की जिम्मेदारी आ जाएगी, उसके पेनल्टी आ जाएगी। सीए में तो जैसे नॉर्मल मेडिसिन में भी होता है, मान लीजिए आपको ऑफिस से लीव चाहिए, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर मान लीजिए आपको लीव चाहिए लेकिन इजीली मिल नहीं रही, तो आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे, उससे कहोगे कि मुझे, मैं बीमार हूँ, ये सब वगैरह लिख करके दे दो, और आपको लीव मिल जाएगी, है ना। और उसमें लिखने सॉन्ग डॉक्टर की, अगर बाद में पता लगता है कि आपको कुछ भी नहीं है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। सेम चीज सीए का होता है, अकाउंट्स चेक करके हम साइन करके दे रहे हैं, ये अकाउंट्स सही है, गड़बड़ होती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नोट कर लेती सबने? यस सर। चलिए 32 कैश इज विथड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। जर्नल एंट्री बोली, जर्नल एंट्री ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ए ऑप्शन के बगल में लिख लीजिए डेबिट, और जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन, उसके बगल में लिख लीजिए क्रेडिट। बढ़ेंगे आगे। 33 फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 20,000 रुपीज वाज सोल्ड फॉर 6,000 रुपीज। 20,000 का फर्नीचर 6,000 में बेच दिया।
प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है? Loss. लॉस हुआ है। आगे बढ़ते हैं। न्यू फर्नीचर ऑफ 20,000 वाज परचेज, नया फर्नीचर खरीदा हमने 20,000 का। आगे अमाउंट डेबिटेड टुवर्ड्स परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर, 20,000 कितना सिंपल आंसर है जी। मतलब सर इसमें जो सेल वाली ट्रांजैक्शन है वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है ना। मैं नया फर्नीचर कितने से डेबिट होगा, जितने का खरीदा 20,000 रुपए, एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन क्लियर हो गई बात, पढ़ सकते हैं आगे। चलिए 34 पर आ गए जी। What will be the journal entry when cash is withdrawn from bank for office use? बैंक से पैसा निकाला है, ऑफिस यूज के लिए निकाला है, मुझे सॉरी पर्सनल यूज के लिए निकाला है। मुझे बताइए कैश अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट। सुन तो लो, डेबिटेड। कैश अकाउंट तो कुछ भी नहीं होगा, बैंक से पैसा निकाला है दोस्त। ऑफिस का कैश ना तो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। क्या आंसर आएगा बताइए? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक से पैसा निकाला, कौन सा ऑप्शन सही है जी? ए ऑप्शन। मुझे बताइए बी ऑप्शन आंसर आए, ऐसा कुछ क्वेश्चन में चेंज कर दो। पर्सनल यूज की जगह ऑफिस यूज कर दूंगा तो बी ऑप्शन आंसर आएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो गए। सर अगर उसका पर्सनल सी होता तो भी तो सेम आंसर होता, बी होता ऑप्शन। पर्सनल सी होता तो अगर राम का सी होता और फिर ये एंट्री होती फिर भी क्वेश्चन सेम होता नहीं, अगर राम का सी होता फिर तो बी ऑप्शन सही था। नहीं। अगर राम ने बैंक से लोन लिया अपने पर्सनल यूज के लिए और सीए जो है वो राम का सी है, राम स्टोर का नहीं। तो बताओ फिर क्वेश्चन ये है कि आईसीआईसीआई बैंक जो राम स्टोर के नाम से है, बिजनेस के नाम से है, उससे पैसा निकाला है राम ने अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है जी। तो बैंक बैलेंस कम हो गया बिजनेस का टू बैंक अकाउंट, और ये पर्सनल यूज है, इसके लिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। सही है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मैं मान लीजिए राम स्टोर का अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं मान लीजिए राम का अकाउंटेंट, तो उस केस में मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन राम स्टोर अकाउंट। क्योंकि जब मैं किसी बिजनेस के अंदर पैसा लगाता हूं तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए। इसकी अकाउंट्स पूरे कोर्स के अंदर नहीं है, हमारी जो वाली एंट्री लिखवाई है कोर्स के अंदर नहीं है। क्वेश्चन आया, डाउट आया तो मैं डिस्कस कर रहा हूं नॉलेज के लिए। ठीक है ना, 11th में ना 12th में ना पूरी ग्रेजुएशन में फिर सी इंटर में आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट नाम से चैप्टर, उसमें सीखते हैं। उसमें हम इन्वेस्टर के अकाउंटेंट होते हैं कि मैंने किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो उन सबको कैसे कैसे रिकॉर्डिंग की जाएगी उस पर डिस्कशन करते हैं उस चैप्टर में। तो इन्वेस्टमेंट जब ये पैसा लगाता है इसके अंदर तो इसका अकाउंट लिखता है इन्वेस्टमेंट इन राम स्टोर, इस नाम से एसेट होती है इसके लिए। जो इसके लिए कैपिटल है वो इसके लिए एसेट है। समझ पा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट करना कहीं पर इसके लिए एसेट है, वो एसेट कम हो गई, पैसा डालता रहेगा इसके अंदर तो इसकी एसेट बढ़ती रहेगी इन्वेस्टमेंट के नाम, पैसा निकालता रहेगा तो इन्वेस्टमेंट नाम की एसेट कम होती रहेगी। ठीक है। सर लेकिन उसमें तो ये बताया नहीं कि इन्वेस्टमेंट कर, इसमें तो बस ये बताया कि पर्सनल यूज के लिए निकाले पैसे। वो पैटर्न निकाले ना, बिजनेस से निकाले ना, बैंक से। बिजनेस के बैंक से, हाँ जी। है ना। तो बिजनेस से वो कुछ भी निकाले, चाहे कैश, चाहे गुड्स, चाहे फर्नीचर, चाहे बैंक बैलेंस, कैपिटल तो कम होगी उसकी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा आगे नहीं बढ़ते, काम पर वापस आओ। 34 क्वेश्चन में सी ऑप्शन आंसर आए, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन बताओ। नहीं अगर पॉसिबल, ड्राइंग्स अकाउंट कैसे क्रेडिट हो सकता है? ड्राइंग्स अकाउंट कभी क्रेडिट नहीं होता। डी ऑप्शन आंसर आए, ऐसा कोई क्वेश्चन बताओ। ओनर ने अपना पर्सनल पैसा बिजनेस के बैंक में डिपॉजिट करा, बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया और ओनर अपना पर्सनल पैसा लाया तो कैपिटल बढ़ गया। समझ पा रहे हैं? 35 पर आ गए हम। मशीन वाज परचेज्ड फॉर 10,000 and 5,000 paid as wages for erection of machine. What is the erection of machine?
देखिए जी, जब मशीन बहुत बड़ी होती है उसको चालू करती है, मशीन काफी हिलती है, जैसे जनरेटर वगैरह देखा होगा आपने। जनरेटर जब चालू हो तो उस टाइम कुछ काम नहीं कर सकते उस पर, उसको बंद करना पड़ता है पहले। तो सर मशीन जो काफी ज्यादा हिलती है उस पर काम कैसे करें? तो जहाँ मशीन रखनी होती है पहले उस जगह की खुदाई करनी पड़ती है, जमीन से थोड़ा सा लेवल कम तक उसको खोदा जाता है जितना मशीन स्पेस लेगी। मशीन को फिर रखेंगे और बड़े बड़े पेचकस से नटों से उसको कसेंगे, स्क्रूड्राइवर से उसको कसेंगे अच्छा, ताकि वो मशीन ज्यादा हिले ना जब उसको ऑन करें, ताकि लेबर उस पर काम कर पाए। उसकी जो जमीन खोदने में जो खर्चा हो रहा है, इस खर्चे का नाम है डायरेक्शन चार्जेस। मशीन को यूज करने से पहले का खर्चा तो मशीन के कॉस्ट में ऐड होगा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे आप? मशीनरी अकाउंट। कितने अमाउंट से करोगे? 15,000। वहां पे लिख ले लो बी ऑप्शन में 15,000, ऑप्शन बी में लिख लीजिए 15,000। मुझे बताइए क्रेडिट क्या करोगे इस एंट्री के अंदर? कैश अकाउंट, पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। 36 पर आ गए जी। तो एक पुरानी मशीन खरीदी हमने 10,000 की, कितना फुल स्टॉप कर देते हैं, एंट्री बताना। मशीनरी टू कैश, न्यू लिखा होता वर्ड की जगह तो मशीनरी टू कैश। राम से मशीन खरीदी है, पैसे दे दी हाथ की हाथ तो मशीनरी टू कैश। बिल्कुल लेटेस्ट मशीनरी है तो मशीनरी टू कैश। मतलब मशीन से किसी भी टाइप की हो, हम अकाउंटेंट जो है सिर्फ मॉनिटरी एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करते। चीज की क्वालिटी से हमें मतलब नहीं। मतलब बॉस हमें कहता है कि पुअर क्वालिटी के गुड्स खरीदे, हम तो भी परचेज अकाउंट लिखेंगे। बेस्ट क्वालिटी के गुड्स खरीदे, हम तो भी परचेज अकाउंट लिखेंगे। तो ओल्ड से हमें फर्क नहीं पड़ता। मेन पॉइंट ये था बताने का। चलिए इंस्टॉलेशन चार्ज पे करें 1,000 रुपए। एंट्री बताना फटाफट से। मशीनरी तो कैसा है? मशीन को इंस्टॉल करवाने का खर्चा है तो डेफिनेटली यूज से पहले का खर्चा है। इंस्टॉल करने से पहले यूज तो हो नहीं सकती वो, ठीक है ना? तो ये मशीनरी टू कैश आंसर आएगा इसका। आगे रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी 7,000। फटाफट से एंट्री बताओ। सर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। सर रिपेयर अकाउंट टू कैश। मशीनरी अकाउंट मतलब आंसर आ रहा है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। सिर्फ 7,000 रुपए की एंट्री बताइए। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। सर रिपेयर समझ कोशिश करो आइडिया लगाने की। सर इंस्टॉलेशन यूज करने से पहले खर्च हुआ होगा या यूज करने के बाद खर्च हुआ होगा? यूज करने के बाद। यूज करने से पहले। वजह पुरानी मशीन, सेकेंड हैंड मशीन। एक सेकेंड हैंड मशीन जब खरीद करके लाते हैं तो उसकी पहले पूरी रिपेयरिंग करवाते हैं, उसके बाद उसको यूज करना चालू करते हैं। इस ओल्ड वर्ड की वजह से उस एंट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मशीन टू कैश एंट्री हुई 10,000 रुपए, ओल्ड हो चाहे न्यू हो, लेकिन रिपेयरिंग वाले में फर्क पड़ जाएगा। रिपेयरिंग सर अगर खरीदते टाइम ही हम करा रहे हैं पुरानी मशीन में तो मशीन की यूज से पहले का खर्चा है, हम मशीन अकाउंट डेबिट करें। वहां पर ओल्ड की जगह न्यू होता अगर, इसका मतलब ये रिपेयरिंग यूज करने के काफी टाइम बाद करवाई हमने, फिर रिपेयर अकाउंट। समझ में आ रही है बात? अच्छा तो क्वेश्चन में पूछा है कि रिपेयर अकाउंट कितने से डेबिट होगा? सर रिपेयर अकाउंट डेबिट ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। नहीं सर अगर मशीन 10,000 की हम उधार पे लेके आए तो उसकी एंट्री होगी मशीन टू वेंडर। समझ में आ गई बात? तो 10,000, 1,000, 7,000 मशीनरी अकाउंट डेबिट होगी 18,000 से, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 18,000। अब वहां तो जो खाली पेज वहां पर लिख लो एंट्री। सर और अगर तो खाली स्पेस 36 में वहां पर एंट्री लिख लो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में अमाउंट भी लिख लो इस तरीके से। ठीक है, रिवीजन करना आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा मशीनरी अकाउंट के अंदर ही ये तीनों अमाउंट आने हैं, इसीलिए रिपेयर अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। सर मशीन अगर ईएमआई पे है, डाउन पेमेंट देके तो क्या आएगी? डेप्रिसिएशन चैप्टर है उसके अंदर सीखेंगे, ईएमआई पर लिया, डाउन पेमेंट भी दी, इंस्टॉलमेंट में लिया, कैसे इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, टोटल 15 डेप्रिसिएशन में सीखेंगे कोर्स में है। पढ़ेंगे आगे सर 37 पर आ गए। इफ रिपेयर्स ऑफ 100 रुपीज आर डन ऑन मशीनरी, मशीनरी पर 100 रुपए की रिपेयरिंग कराइए तो क्या अकाउंट डेबिट करेंगे? रिपेयर अकाउंट। का क्वेश्चन में कहां लिखा है? सेकंड है। इन जनरल एक बिजनेस में न्यू मशीनरी खरीदने का प्रिजम्पशन यही होगी, अपनी तरफ से सेकंड हैंड क्यों प्रिज्यूम कर ले, ठीक है?
तो न्यू मशीनरी है, यूज के बाद का खर्चा है, नॉर्मल एक्सपेंस है, रिपेयर अकाउंट। सेम क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बस मशीनरी से पहले ओल्ड वर्ड लिखा होता तो ऑप्शन कौन सा आंसर सही आता? तो ए ऑप्शन सही आता। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्लियर कट ओल्ड या फिर सेकंड हैंड ऐसे कुछ वर्डिंग मेंशन है तो ही हमें रिपेयर वाले खर्चे को मशीनरी का अकाउंट में लिखना। ध्यान रहेगा। 38 पर आ गए। मिस्टर ए ने परचेज करी है सर एक कार 5,60,000 रुपीस की, रिपेयरिंग करवाई है 25,000 रुपीस की, 10,000 रुपए इंश्योरेंस के दिए, 1,500 रुपए पेट्रोल के दिए हैं। तो बताना है हमें कार अकाउंट में क्या डेबिट होगा। 2 मिनट का समय लगाइए, तुरंत आंसर ना दें। पहले गलती कर चुके हैं हम, देखो 36 में भी तुरंत आंसर ना दें, टाइम लगाओ दोस्त। माइंड में सोच लिया आपने, फिर भी एक बार दोबारा एनालाइज करो कि सर कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस यूज से पहले का है, कौन सा यूज के बाद का है। माइंड लगाइए। तो पूछा नहीं मैंने आंसर। चार खर्चे दे रखे हैं जी, कार को खरीदने के, उसकी रिपेयरिंग के, उसके इंश्योरेंस के और उसके पेट्रोल के। चार खर्चे दे रखे हैं। माइंड लगाएं। डन जी, चलिए बताइए। बी ऑप्शन 560 या 25 या 10 या 15 कौन सा आइटम आना चाहिए, कौन सा कॉस्ट में ऐड करना है, इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? सर 560 और 20,000 सर सारे ऐड करने चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं। और 25,000। चार आइटम लिखता हूँ जी। तो पहली आइटम कार अकाउंट में पक्का आएगी, कोई शक नहीं है किसी को। अब ये रिपेयर का खर्चा है। रिपेयर कैसे में सर क्या अभी हमने बिल्कुल वर्डिंग माइंड में फिट करी थी बात कि सर अगर ओल्ड या सेकंड हैंड कोई भी ऐसी वर्डिंग दिख जाए तो माइंड में फिट कर लेंगे बात कि सर रिपेयरिंग का खर्चा कॉस्ट में ऐड होगा। और अगर ओल्ड या सेकंड हैंड नहीं है तो वी हैव टू प्रेज्यूम कि वो एसेट न्यू है, यूज के बाद का खर्चा रिपेयर कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अभी ये डिस्कस की थी वो। दूसरा इंश्योरेंस। सर इंश्योरेंस का खर्चा है वो कॉस्ट में ऐड कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए इंश्योरेंस का एक ऐसा खर्चा है वो तो एनुअल खर्चा है, हर साल जाएगा। इंश्योरेंस की वजह से मेरी कार महंगी थोड़ी ना हो जाएगी। एक बात बताइए, 10 लाख रुपए की मैं कार खरीद के लाया, अब उसमें मुझे 50,000 रुपए इंश्योरेंस का देना पड़ा, वो तो हर साल देना। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मेरे को कार जो मेरी है तो 10.5 लाख रुपए की है, या मैं जब उसको बेचूंगा तो 10,50,000 रुपए की मानी जाएगी कार। जो खर्चा एनुअल खर्चा, जो खर्चा एनुअल खर्चा है, जो हर साल पे करना है, तो ये तो मैं बिल्डिंग पर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हर साल पे कर रहा हूँ, बिल्डिंग के अंदर रह रहा हूँ, तो उस एक्सपेंस से मेरा बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी। ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस इज एन एनुअल एक्सपेंस, उसकी एसेट की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। और यूज के बाद का खर्चा है सर, यूज करने के बाद जब मर्जी करा सकते हैं इंश्योरेंस। हालांकि वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है कि हमें टाइम पे टाइम पेमेंट करनी पड़ती है परचेज के टाइम, तो ये भी एक्सपेंस एक्सक्लूड हो गया सर। नेक्स्ट पेट्रोल। पेट्रोल तो सर हम लोग वीकली खर्चा है, हर हफ्ते डलवाना पड़ेगा पेट्रोल, तो मैं कार महंगी नहीं हो जाएगी इस वजह से कि मैं 2 लाख का पेट्रोल भी डाल चुका हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी उसके बाद का खर्चा है। तो सिर्फ ए ऑप्शन बचा 5,60,000। ध्यान रहेगा। 25,000 रुपए के लिए रखेंगे रिपेयर अकाउंट, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस अकाउंट, पेट्रोल के लिए पेट्रोल एक्सपेंसिव अकाउंट। लेकिन इसमें लिख रखा है कार परचेज का 2014 का दे रखा है सर। ठीक है, अभी तो 2021 चल रहा है तो हम सेकंड हैंड ही मानेंगे। क्वेश्चन के अंदर तो उसी ट्रांजैक्शन के अंदर है ना दोस्तों, उसी डेट पर है। एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो वी हैव टू प्रेज्यूम हम उसी डेट पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। भाई अगर आप ऐसा मान लो 2021 में, फिर तो एंट्री हो चुकी होगी, अब क्यों करें, है कि नहीं?
39 पर क्वेश्चन आ गया जी। हम गुड्स हमने बेचे हैं 10,000 रुपीस के और उस पर सेल्स टैक्स है 10%, तो बताओ सेल्स कितनी है? 10,000। इसको बहुत डिटेल में सीखेंगे जब चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 12 जीएसटी। अभी समझते हैं ध्यान से। सर हमने गुड्स बेचे हैं 10,000, सर हमारा टैक्स सेल्स टैक्स है 10%, मतलब 1,000। तो हमने कस्टमर से टोटल लिए 11,000। समझते हैं एक बार, ये फिर चर्चा करेंगे चैप्टर 12 जीएसटी में। सर कॉन्सेप्ट क्या है सेल्स टैक्स का? सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स पहले समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है कि जिसको टैक्स की जिम्मेदारी दे रखी है उसने अपनी पॉकेट से ही टैक्स देना। दिस इज डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स, मुझ पर हर एक इंडिविजुअल पर इनकम टैक्स लगता है, तो हर एक को अपनी इनकम पर टैक्स देना है, तो अपनी पॉकेट से ही देना होगा, किसी और से लेके तो दूंगा नहीं। दिस इज डायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? कि जिस पर टैक्स लग रहा है उसे अपनी पॉकेट से नहीं देना, किसी और से लेके देना। एग्जांपल सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स एप्लीकेबल है जी ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में। कॉन्सेप्ट ये सेल्स टैक्स का कि दुकानदार को कहा जा रहा है कि भाई जब आप 1,000 रुपए कस्टमर से ले रहे हो तो 10% हमारे लिए भी, उससे हम स्टेट को चलाएंगे, जो उसके खर्चे होंगे गवर्नमेंट खर्चे वो पे करेंगे। तो दुकानदार को ये बोला जा रहा है कि आपकी जिम्मेदारी है कस्टमर से टैक्स का पैसा लो और हमें जमा करो। आप नहीं लोगे टैक्स तो आपका दुकान बंद कर देंगे, आपका पेनल्टी लगा देंगे। उसे खुद अपनी पॉकेट से नहीं देना, कस्टमर से लेके देना। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब मैं कस्टमर को बेचूंगा सामान, 10,000 रुपए का सामान है, उसे बोलूंगा कि भाई 10% टैक्स है, तो 11,000 रुपए मैं कस्टमर से लूंगा, 10,000 अपनी पॉकेट में डालूंगा और 1,000 रुपए मुझे गवर्नमेंट को देने हैं। ठीक? सर सेल्स तो मेरी हर आधे घंटे बाद होती रहती है, हर 5 मिनट बाद होती रहती है। तो मान लीजिए मुझे 1,000 रुपए कस्टमर से मिलता है, मैं भागूं गवर्नमेंट ऑफिस जमा करने के लिए, तो मैं चक्कर काटता रह जाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने सिस्टम बना रखा है कि क्वार्टरली करो। मतलब गवर्नमेंट कहता है कि कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते रहो, फिलहाल अपनी पॉकेट में रख लो उस पैसे को, और 3-3 महीने बाद मेरे पास आकर इकट्ठे वो जमा करा देना। ठीक? तो अभी मैं उस 1,000 रुपए को क्या बोलूं? लायबिलिटी। किसी और का पैसा मेरे पास रखा हुआ है, वापस करना है, मेरा पैसा नहीं है। ठीक है, कर्जा हो गया ना हम पर। किसी और का पैसा हमारे पास रखा हो तो कर्जा होता है, जो वापस करना हो पैसा। पैसा मेरे हाथ में आए और वापस करना, तो लायबिलिटी उसी को कहते हैं। जैसे बैंक से लोन लिया, वापस करना हो। लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट। क्लियर एंट्री वाली? ठीक है। टैक्स का रेट जो है वो हर एक आइटम पे अलग होता है, किसी पे 3%, किसी पे 18%, किसी पे 25%। सर ओनर हर एक सेल के बाद अपने अकाउंटेंट को बताया। तो क्या होता है, जब जो सेल करेगा ना ओनर, तो बिल बनेगा, तो बिल में सारी चीजें मेंशन होंगी, तो अकाउंटेंट बॉस से नहीं पूछेगा सारी चीजें, कोर्ट जाएगा और शाम को जैसे काम खत्म हो जाएगा तो बिल को उठा के ले आएगा, उसमें सब कुछ चेक कर लेगा, कैश में बेचा, उधार में बेचा, किसको बेचा, कितना टैक्स है, कितने का गुड्स है वगैरह। सर और कोई कस्टमर अगर बिना बिल के लेने सामान तो टैक्स लगेगा, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करते ही नहीं। सर ऐसे भी अपनी प्रॉफिट कमा सकता है और डेफिनेटली कमा सकता है, जो हम तो सकता बता सकते हैं। रियलिटी में तो होता भी है, जनरली जिसकी सेल 10-20 करोड़ रुपए की होती है वो 1-2 करोड़ रुपए सेल दिखाता है। इफेक्ट है। जो फंसता कौन है? सिर्फ एम्प्लॉइज फंसते हैं। एम्प्लॉई ही ऐसा पर्सन है जो अपनी पूरी इनकम दिखानी पड़ती है उसको मजबूरन, तो उसको पूरा टैक्स देना पड़ता है। अदरवाइज बिजनेसमैन तो बहुत रियली टैक्स देते हैं, करोड़ों रुपए की इनकम है लेकिन सिर्फ लाखों रुपए शो करके वो थोड़ा टैक्स देते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 40। अच्छा 41 में लिख लीजिए टर्म टू फाइनल अकाउंट चैप्टर। गलती से 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए। टर्म टू फाइनल अकाउंट चैप्टर। फोर्टी वन भी यही है। पर आ गई डेट्स रिटर्न ऑफ एज बैड इफ
रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, पैसे मर गए थे सर पिछले साल, अब वो पैसे रिकवर हो गए, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करो बताइए फटाफट से। क्रेडिट टू बैड डेट। सर क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्रेडिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड। यस सर। सर मान लीजिए कोई ऑप्शन होता उसमें लिखा होता डेबिटेड टू कैश, तो क्या वो सही होता? यस यस सर। दोनों ऑप्शन सही होते थे, है ना? मतलब इसकी एंट्री होनी है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। सर वो दोनों ही ऑप्शन गिवन तो कोई ऑप्शन ऐसा होता कि ए एंड बी बोथ ऐसा लिखा होता है। इसमें फिलहाल ये सही है। 43 पर आ गए जी। सर 40 भी बाद में कराओगे? हाँ 40 और 41 ये दो क्वेश्चन है जो टर्म टू फाइनल अकाउंट चैप्टर में करेंगे, गलती से यहाँ पर कट पेस्ट हो गए। 43 पर आ गए जी। अगेन रीड कीजिए, आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। दोबारा रीड करो। नन आएगा। यस सर। चलिए ट्राई करते हैं, रीड करें, सभी रीड करें। सर हो गया बात। इसमें तो ऊपर वाला बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ से देखिए जी, एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपए है, मैंने उसे गुड्स दे दिए 3,000 रुपए के और कैश दिया 7,000 रुपए। सपोज ये ट्रांजैक्शन है, तो मैं सैलरी का जो एक्सपेंस है वो कितना बुक करूंगा? 3 या 7 या 10? 10,000। तो मैं कैश दे रहा हूँ या गुड्स दे रहा हूँ या मशीन दे रहा हूँ या फर्नीचर दे रहा हूँ, दे तो रहा हूँ कुछ ना कुछ, तो 10,000 रुपए की वर्थ तो दे रहा हूँ उसको। समझ में आ रही है बात? ये 10,000 रुपए की वर्थ दी जा रही है उसको, 10,000 रुपए से ही सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। इसका मतलब सर ऐसा नहीं है कि 10 में से मैंने 3 गुड्स के काट लिए, अल्टीमेटली 7,000 रुपए कैश दे रहा हूँ तो सैलरी अकाउंट को 7,000 से ही लिखूंगा, एक्सपेंस 7,000 से, ऐसा नहीं। सैलरी पूरे ग्रॉस अमाउंट से लिखा जाएगा, क्योंकि भले ही हम कैश नहीं दे रहे, गुड्स तो दे रहे हैं। समझ आ रही है बात? इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर कि हमने अपने एम्प्लॉय को नेट 45,000 रुपीस दी, जिसमें आफ्टर ड्यूटी क्या काट लिए हमने, इसमें से 1,000 रुपए इनकम टैक्स के काट लिए, 200 रुपए प्रोफेशनल टैक्स के काट लिए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के 2,000 रुपए काट लिए, स्टाफ वेलफेयर फंड के 100 रुपए काट लिए, कोई लोन का पैसा था वो 1,700 रुपए उसके काट लिए। ये जो पैसे काटने के हमारे पॉकेट में जाएंगे? नहीं। TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो एम्प्लॉइज हैं वो हजारों एम्प्लॉइज हैं, लाखों एम्प्लॉइज हैं, हर एम्प्लॉय अपनी प्रॉपर तरीके से इनकम शो नहीं करते, टैक्स वैक्स नहीं भरते। गवर्नमेंट किस किस के पीछे भागे? गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, कंपनी को पकड़ लिया कि आप जितने भी एम्प्लॉइज आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जितनी भी उनकी सैलरी है, आप उनको हाथ में पैसा टैक्स काटने के बाद दो। सपोज मेरी सैलरी 50,000 रुपए, सपोज मेरा टैक्स जो है ऑन एन एवरेज पर मंथ 10,000 बनता है सपोज, तो मुझे 50,000 सपोज पूरी सैलरी मिल गई और साल के एंड में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहा, टैक्स वैक्स नहीं भर रहा, पेनल्टी आएगी तो देखी जाएगी। ये सोच करके ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं जो नहीं टैक्स भर रहे। गवर्नमेंट भी किस किस को नोटिस भेजे, कितना काम कर लिमिटेड स्टाफ है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, कंपनी को बोल दिया भाई इसको सैलरी 50,000 नहीं 40,000 रुपए, 2,000 वाले टैक्स के काट और आप पे पेनल्टी लगा। तो अब ध्यान सुनिएगा, मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूँ, गवर्नमेंट की ये बात सुनने के बाद तो मेरी पॉकेट से तो 50,000 रुपए जाएंगे। पहले एम्प्लॉय को पूरे 50,000 दे रहा था, अब एम्प्लॉय के हाथ में 40 दूंगा और 10,000 रुपए गवर्नमेंट को दूंगा। कंपनी के हिसाब से तो अभी 50,000 रुपए जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो एम्प्लॉय की अगर सैलरी में से मैं टैक्स काट रहा हूँ तो उससे मेरा सैलरी का खर्चा कम नहीं हो रहा, वो मैं एम्प्लॉय को ना देकर किसी और को दूंगा, गवर्नमेंट को दूंगा। समझ में आ रही है बात? तो 45,000 रुपीस मैं उसको कैश दे रहा हूँ, इसमें से 1,000 रुपए इनकम टैक्स से काट लिए, मेरे पॉकेट से 46 ही गए। समझ में आ रही है बात? जैसे सेल पर सेल्स टैक्स लगता है, ऐसे जॉब पर प्रोफेशनल टैक्स लगता है 200 रुपए, अगर वो भी एम्प्लॉय की सैलरी से काटे गवर्नमेंट को जमा कराना है।
अपने पॉकेट से तो जा ही रहा है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 2000 रुपए उसके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के पैसे अकाउंट काट लिए और पीपीएफ में जमा कर दिए, मुझे तो पैसे देने ही है उसके। स्टाफ वेलफेयर में पैसा निकालना ही है, लोन का पैसा पहले दे रखा था, लोन का पैसा निकालना है। टोटल 50,000 रुपए की सैलरी उसकी, ये बात समझो आप इस चीज से। उस एम्प्लॉय की टोटल सैलरी 50,000 रुपए है कि नहीं है? सब कुछ ऐड करके तो 50,000 रुपए से उसको मैं 45 दे रहा हूँ और 5,000 मैं सैलरी में से काट रहा हूँ, वो अपने पॉकेट में नहीं रख रही कंपनी, कहीं ना कहीं उसी की वजह से कहीं पे पेमेंट करनी है, वहां पेमेंट करी जा रही है। तो हमारा एक्सपेंस पूरा 50,000 रुपए है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रहेगा। चलिए बोर्ड पर देखिए जी। फर्स्ट अप्रैल 19, 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 21। जो अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? 2019-20, करेक्ट। जो अकाउंटिंग ईयर कौन सा? 2020-21। फर्स्ट जनवरी 2020, इसी वाला अकाउंटिंग ईयर में पड़ेगा। तो इस साल मैंने इंश्योरेंस लिया है 24,000 रुपीज पर एनम इस डेट पर, 1 जनवरी 2020। कंपनी के गुड्स का, कंपनी की मशीनरी का, स्किल का खर्चा। तो मैंने इस डेट पर रिकॉर्डिंग क्या कर लिया? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 24,000। उस टाइम इंश्योरेंस पे करते हैं, उस टाइम इतना माइंड नहीं लगाते कि प्रीपेड होगा कि आउटस्टैंडिंग होगा, सिंपल एक्सपेंस पे कर, एक्सपेंस पे करने के। जब ईयर एंड आएगा 31 मार्च 2020, उस टाइम में माइंड लगाना पड़ेगा। इस सर ये 24,000 रुपए दिया हमने 1 साल का, मतलब ये कब से कब का है? ये 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक का, पूरे 12 महीने का। तो ये 24,000 रुपए एक्सपेंस पूरा इस साल का नहीं है, इस साल तो सिर्फ 3 मंथ का है। ये समझ पा रहे हो चीज? 1 जनवरी से 31 मार्च, ये एक्सपेंस सिर्फ 3 मंथ का इस साल का, बाकी 9 मंथ का नेक्स्ट ईयर का। तो 1920 2020-21 ये जो समझ पा रहे हैं यहाँ पे पक्का? ये 24,000 टोटल इंश्योरेंस है 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक का। लेकिन हमारे उसके बीच में काउंटिंग ईयर एंड का टाइम आ गया, तो 3 मंथ का एक्सपेंस इस साल का, 9 मंथ का इस साल का। तो ठीक है। अब ये जो 18,000 रुपीज है, मैं इसको यहाँ पर क्या बोल लूंगा? प्रीपेड। प्रीपेड प्रीपेड क्या चीज होती है सर? जो एक्सपेंस है नेक्स्ट ईयर का लेकिन पे कर दिया करंट ईयर में, उसी को प्रीपेड कहते हैं। तो ये एंट्री तो हो गई 1/1/20 की, 31 मार्च 20 की एंट्री होगी सर। प्रीपेड इंश्योरेंस नाम की एक एसेट बुक हो गई और इंश्योरेंस प्रीमियम नाम का एक्सपेंस डिक्रीज हो गया। मैंने एक्सपेंस पूरा बुक कर दिया था 24,000 रुपए से, जबकि मेरा एक्सपेंस तो सिर्फ 6,000 है। तो मैं क्या करूंगा? इस एक्सपेंस को 18,000 से कम कर दूंगा, ऑटोमेटिकली 6 का बचेगा। 24,000 से डेबिट करा, 18 से क्रेडिट करा, ऑटोमेटिकली 6 का बचेगा। और एक नई एसेट क्रिएट हो गई प्रीपेड इंश्योरेंस का नाम 18,000। समझ पा रहे हो? क्लियर है यहां तक? अभी कंप्लीट नहीं हुई बात। अब सर मैं नए अकाउंटिंग ईयर में आ गया 1 अप्रैल 2020। अब तो मेरे लिए प्रीपेड नहीं है। अब जब मैं 2020-21 वाले ईयर के अंदर आ गया, अब तो एक्सपेंस है ये इस साल का, है ना? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू
प्रीपेड इंश्योरेंस 18,000। मतलब सर आपने इसी की रिवर्स एंट्री कर दी। रिवर्स एंट्री क्यों कर दी मैंने? क्योंकि अब ये एसेट नहीं है, ठीक है, अब ये एसेट नहीं है, अब एसेट खत्म हो गई, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अब इस साल का एक्सपेंस है, एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट। तीन एंट्री देख लीजिए हमने। एक्सपेंस पे करते टाइम सर सिंपल एक्सपेंस पे करने की एंट्री, एक्सपेंस टू कैश। ईयर एंड में सर क्या देखा हमने कि टोटल एक्सपेंस जो हमने लिखा था उसमें से कुछ पार्ट एक्सपेंस था ही नहीं, तो एक्सपेंस हटाना, एक्सपेंस डिक्रीज करना, एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट। एक न्यू एसेट क्रिएट हो गई प्रीपेड एक्सपेंस के नाम की, एसेट इंक्रीज प्रोडक्ट ईयर एंड में। तो नेक्स्ट ईयर में आ गया तो मैं इसको सर पिछले साल तो मैं उसको प्रीपेड बोल रहा था, एसेट बोल रहा था। अब जब मैं नेक्स्ट ईयर में आ गया अब वो मेरे लिए एसेट नहीं, अब वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है। नोटिंग करें जिसके एक बार कॉपी में कोई चार्ट बना है, एंट्री नोट करें डेट वाइज, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। एमसी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस करना है, टिक मार के लगाना। हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करना है सब। सर मेरे को समझ नहीं आया कोई बात नहीं। कौन सा वाली प्लीज बताओ सर जब हमने स्टैट लिखे थे सर ये प्रीपेड कैश से ये प्रीपेड इधर सर 1 जनवरी 20 को वो प्रीपेड नहीं है, ये तो इंश्योरेंस प्रीमियम है। इंश्योरेंस प्रीमियम सिंपल एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा हमने, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी क्लास आपको लगे कि सर थोड़ी सी टफ सी थी, कुछ एडजस्टमेंट थोड़ी टफ सी थी, उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखा करें घर पर नेक्स्ट क्लास से पहले। कल संडे है जी, आपकी एक्स्ट्रा क्लास है 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। कल संडे है, आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। सर कौन सा चैप्टर किया? ये चैप्टर कंटिन्यू कराएंगे। जो ना आ पाए रिकॉर्डिंग देख ले। इस तारीख को आप कंटिन्यू होगा सर? ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा कल। एमसीक्यूज ना? हाँ, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स जनरल नेक्स्ट, ठीक है। क्लास सेकंड फ्लोर पर होगी। अपना अपना सिलेबस जैसे ही पता लगे स्कूल से, चाहे यूटी हो चाहे टर्म 1 हो, इन्फॉर्म करते रहें टाइम टू टाइम। कोशिश करें क्लास में ना बता करके व्हाट्सएप किया करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरे पास सेव रहेगा, ध्यान रहेगा। और ये आपको बता देते हैं, उससे ध्यान तो रहेगा। सिलेबस कितना आ रहा है, डेट क्या, आइडिया और फॉर्मेट, सब मेन बात फॉर्मेट भी है। नोटिंग कर लीजिए सभी ने। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ। 44 क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सर मैंने एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 1 जनवरी 2013 को। व्हाट विल बी द ओपनिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2013 इफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड्स ऑन 31 मार्च। तो क्वेश्चन में ये वाली एंट्री पूछी हुई है, नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग वाली एंट्री। बताइए कौन सा आंसर है? अमाउंट कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्या खुद से? 2400 12 महीने का है तो 9 मंथ का कितना? 2400 मल्टीप्लाई बाय 9 रहेगा। ये ऑप्शन 45 पर आ गए जी हम। तो 200 रुपए रिसीव हुए एडवोकेट से, whose account was written off as bad debt, तो क्या क्रेडिट करेंगे? ए ऑप्शन बैड डेट्स रिकवर्ड। ए ऑप्शन
बैड डेट्स रिकवर्ड। 46 पर आ गई थी, गुड्स ऑफ 1000 रुपीस टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। एंट्री बोली बराबर थी मेरे को, परचेज अकाउंट। जनरल एंट्री बोली है। सर चैरिटी ड्राइंग अकाउंट डेबिट का परचेज अकाउंट। चैरिटी कहीं नहीं है दोस्त, चैरिटी किसने बोला? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो डेबिट में डी ऑप्शन आएगा और क्रेडिट में सी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन में क्रेडिट पूछा है तो सी ऑप्शन आंसर हो गया। 47 पर आ गए जी हम, गुड्स दिए हैं चैरिटी में, जनरल एंट्री बताइए। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ए ऑप्शन डेबिट होगा और सी ऑप्शन क्रेडिट होगा। तो वैसे हम परचेज गुड्स अकाउंट के लिए लिखते हैं तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट लिख सकते हैं। देखते हैं सर, बिल्डिंग परचेज करते हैं अगर आप तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करते हैं। ऐसे मशीन परचेज करते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करते हैं। लेकिन जब गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। ऐसा क्यों? दूसरी बात, सर जब बिल्डिंग सेल करते हैं तो बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट करते हैं। मशीनरी सेल करते हैं तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब गुड्स सेल्स करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ऐसा क्यों? समझते हैं जी? सर परचेज और सेल इन दोनों का प्राइस 99% केसेस में सेम नहीं होता। चाहे गुड्स हो, चाहे मशीन हो, चाहे बिल्डिंग। एग्री करेंगे सभी? प्राइस परचेज का और प्राइस सेल का 99% केसेस में सेम नहीं होता, डिफरेंट होता। तो सर 10 लाख की मशीन बिल्डिंग मैंने खरीदी मान लीजिए, तो मैं 10 लाख से इसको डेबिट करूं। बेचने का टाइम आया, सपोज 7 लाख की बिक रही है, तो 3 लाख रुपए का लॉस हो रहा। तो मैं सेल के टाइम ये लिखूंगा कि कैश आ रहा है 7 लाख। सेल के टाइम मैं ये लिखूंगा कि 3 लाख का लॉस हो रहा है। सेल के टाइम में ये लिखूंगा कि 10 लाख की बिल्डिंग कम हो रही है। ये सारी बातें रिकॉर्ड करूंगा। सेम चीज मशीनरी में, सपोज 10 लाख की मशीन 11 लाख में बिक गई, तो मैं ये रिकॉर्ड करूंगा 11 लाख का कैश आया। ये रिकॉर्ड करूंगा 10 लाख की मशीनरी कम हो गई। ये रिकॉर्ड करूंगा 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। यही काम अगर गुड्स में करें, मान लेते हैं सर कि गुड्स अकाउंट ही लिखते हैं हम, चाहे गुड्स खरीदें चाहे गुड्स बेचें। तो मैं गुड्स खरीद के लाया था 50,000 रुपए की, गुड्स अकाउंट डेबिट कर दिया, एसेट है। अब उसमें से मैंने 4,000 वाले गुड्स 4,500 में बेचे, 500 रुपए का प्रॉफिट। रिकॉर्ड करूंगा 500 रुपए का प्रॉफिट। 10 मिनट के बाद फिर सेल करी, तो सेल के टाइम मुझे पहले चेक करना पड़ेगा खरीदा कितने का था। प्रैक्टिकली ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या बोलो, इम्पॉसिबल है, क्योंकि सेल होगी हर 15-10 मिनट के बाद। हर एक सेल पर मैं चेक करने बैठूं कि गुड्स खरीदे कितने के थे, ये कैलकुलेट करो। खरीदते टाइम किराया भाड़ा भी लगा था, वो भी खर्चा जोड़ो। अगर ऐसे प्रॉफिट कैलकुलेट करने लग जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ये बात तो सर बिल्डिंग में भी, उसमें क्या कॉम्प्लिकेट नहीं होता। बिल्डिंग को सालों में एक आध बार बेचेंगे, मशीन सालों में एक आध बार बेचेंगे, लेकिन गुड्स तो हर 10 मिनट के बाद बेचेंगे। तो प्रैक्टिकली ये चीज नियर टू इम्पॉसिबल हो जाती है कि हर एक सेल के टाइम, गुड्स की सेल के टाइम हम प्रॉफिट एलिमेंट अलग कर सकें और कॉस्ट एलिमेंट अलग कर सकें। इसको कंफर्ट करने के लिए, इसको इजी करने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट निकाला कि सर जब गुड्स खरीदें तो गुड्स अकाउंट नाम से एसेट रिकॉर्ड करो। ही मत, ये मानो जितने के गुड्स खरीदे सारा खर्चा हो गया। जब गुड्स बिके ऐसा मानो जितने के गुड्स बिके सारा रेवेन्यू। और जब ईयर एंड होगा तो हम एक बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके अंदर टोटल सेल्स लिखेंगे, टोटल परचेज लिखेंगे और उसे कंपेयर करेंगे, अपने प्रॉफिट पता लग जाएगा। हमें कौन सा डेली का प्रॉफिट जानना है, साल के एंड प्रॉफिट जानना होता।
इसलिए कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है जी कि परचेज सेल नाम से अलग हम अकाउंट रिकॉर्ड ओपन करते हैं इंस्टेड ऑफ ओपनिंग सिंगल अकाउंट गुड्स अकाउंट, क्योंकि परचेज सेल का अमाउंट डिफरेंट होता है और हर ट्रांजैक्शन प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक, कैपिटल जनरल एंट्री कर लिया है जी आप लोगों ने? कुछ एंट्रीज पूछूं इस टॉपिक से रिलेटेड? मजेदार एंट्री है। पहला क्वेश्चन कि 10,000 की कॉस्ट के गुड्स 10,000 में बेचे। दूसरा क्वेश्चन 10,000 की कॉस्ट के गुड्स 11,000 में बेचे। तीसरा क्वेश्चन 10,000 की कॉस्ट के गुड्स 9,000 में बेचे। एंट्री में बता देता हूं, अमाउंट ऑफ आता है, मिलकर काम करेंगे। बताइए जी, पहले केस में कितना अमाउंट, दूसरे केस में कितना अमाउंट, तीसरे केस में कितना अमाउंट? तो फर्स्ट में 11,000 तो सेकंड केस में 10,000 की कॉस्ट का सामान 11,000 में बेचा, 1,000 रुपए का प्रॉफिट। कैश पे लगता है मैंने सर तो हमें चलेंगे तो 11,000 ही ना। कैश तो ये कॉन्सेप्ट सीखना है जी। 11,000 का प्रॉफिट है ऐसे बोलना। कैश अकाउंट डेबिट 11,000, सेल्स नाम का रेवेन्यू हुआ 11,000। जैसे कहा था मैंने आपको अभी कि गुड्स में हमने क्या कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि जितने के गुड्स खरीदे पूरा एक्सपेंस, जबकि वो एक्सपेंस नहीं और एसेट आ गई है मेरे पास, लेकिन उसे एक्सपेंस मान रहे हैं पूरा का पूरा। जब गुड्स बिक रहे हैं तो जितने के बिके पूरा रेवेन्यू। तो भले 10 के गुड्स 11 में बिके, 10,000 में 11,000 का रेवेन्यू हो गया। सेल्स अकाउंट क्रेडिट 11,000, कैश डेबिट 11,000, 2,000 रुपए की 11,000 रुपए की इनकम हो गई। मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ 11,000, मैं प्रॉफिट, मैं समझ में आ रही बात? ये प्रॉफिट तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा ना, साल का एंड आएगा जब मैं टोटल सेल्स को टोटल परचेज से कंपेयर करूंगा। ये जब मैंने परचेज किया होगा तो रिकॉर्ड कर लिया होगा परचेज नाम एक्सपेंस 10,000 से। आज मैं बेच रहा हूँ, आज मैं 11,000 की इनकम बुक कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब कंपेयर करूँ 1,000 का प्रॉफिट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, समझ में आ रही बात? 10,000 का सामान 9,000 में बेचा है, 1,000 का लॉस है ऐसा नहीं बोलना, 9,000 का रेवेन्यू है ऐसा बोलना। कैश अकाउंट डेबिट 9,000 टू सेल्स अकाउंट 9,000। तो और समझते हैं इसको। पहले पहले वाले केस में ईयर, सेकंड केस बात करो। सेकंड केस में जब ईयर एंड आएगा तो डेबिट में परचेज होगी 10 की, क्रेडिट में सेल्स होगी 11 की, अपना 1,000 का प्रॉफिट दिख जाएगा। लास्ट वाला केस जब ईयर एंड आएगा तो परचेज होगी 10 की, रेवेन्यू होगा 9 का, ऑटोमेटिकली लॉस आ जाएगा 1,000 रुपए का। समझ आ रही है बात? तो सर जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो हम उसकी कॉस्ट देखते ही नहीं है, हम सीधा सेलिंग प्राइस देखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो ईयर एंड में ही कैलकुलेट होता है गुड्स का, उस ट्रांजैक्शन पर नहीं होता। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 48। पॉइंट नंबर 48। Goods worth 10,000 rupees were destroyed by fire and insurance company admitted the claim of 60%। जल एंट्री बतानी है जी हमको, बताइए जल एंट्री। सर बी सर डी सर बी बी सर ए सर डी। गुड्स आए तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स जाएं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। गुड्स जा रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, तो परचेज अकाउंट, गुड्स जा रहे हैं 10,000 से तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से। तो सर या तो सी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है, एक भी तो पता कर लेते हैं। सर डी सर बी इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना रुपए मिलेंगे? 60%। 10,000 का 60% 6,000, 6,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे। बाकी 4,000 रुपए नहीं मिलेंगे तो हमारा लॉस हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा फिर सही? डी, लास्ट वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन। फिर उसके बाद यस सर लॉस हो गया 4,000 का, इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे 6,000 और गुड्स जो कम हो गए 10,000 से कम। डन जी। 49 bad debt recovered of 2,000 rupees which were previously written off as bad debt will be credited to सी
सी तो देख रहे हो, जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहा है मतलब वो एग्जाम में ज्यादा आता है जनरली, है ना। चलिए 50 क्वेश्चन नंबर, जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ प्राइमरी। सबसे पहले यहीं पर रिकॉर्ड होता है इसलिए इसको प्राइमरी कहते हैं, उसके बाद जहां रिकॉर्ड होगा उसको सेकेंडरी बोलेंगे। चलिए जितना करते हैं आज, कल संडे 1 बजे, 1 से 2.5 घंटा क्लास।